मणिपुर पर लंबी चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बने गतिरोध के बाद अब विपक्ष ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन उत्तर पूर्व से आने वाले सांसद गौरव गोगोई ने मूव किया और उनके समर्थन में 50 सांसदों ने दस्तखत किए। बावजूद इसके कि आंकड़े विपक्ष के पास कम हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए लाया गया है ताकि इस मसले पर लंबी चर्चा हो सके और प्रधानमंत्री नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर होने वाली चर्चा के बाद सरकार की तरफ से अपना बयान दे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर स्पीकर अगले सप्ताह कॉल लेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले सप्ताह अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। कैमरामैन उमेश के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली। मणिपुर का मुद्दा आज भी संसद में गूंजता रहा। तो विपक्ष में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया और लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को जानकारी दी कि वो उनको मिल गया है। अब सवाल है कि उस पर चर्चा कब होगी। जहां तक बात नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव करने के बाद सरकार की है, बीजेपी की है, तो बीजेपी पूरी तरीके से इस पर आश्वस्त है। सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। एक तो संख्या बल उनके पास बहुत ज़्यादा है और वो किसी भी चर्चा से भागना नहीं चाहते और हर चर्चा को जवाब देना चाहते हैं। अगर विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके इस पर चर्चा चाहता है, उस पर भी सरकार तैयार है। सरकार की तरफ से ये जानकारी लगातार दी जा रही है। तो आने वाले समय में माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक मानसून सत्र के दौरान सदन में और भी कई रोचक बातें होनी है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होगी। प्रशांत देव, न्यूज़ 24। मेरे स्वाभिमान को चुनौती। राज्यसभा में अपना माइक बंद होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही ये बात बोली, सदन में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। मानसून सत्र में मणिपुर हिंसा का मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध का कारण बना हुआ है। यही वजह है कि सत्र की शुरुआत से लेकर अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जब सदन की कार्रवाई स्थगित किए बगैर सदन चला हो। बुधवार को भी सदन में मणिपुर हिंसा को लेकर ही हंगामा होता रहा है। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना माइक बंद होने पर कड़ी आपत्ति जताई। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद सदन में सत्ता पक्ष के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। इसके बाद सदन में पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई, जिसे देखते हुए सभापति ने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे के माइक को बंद कर दिया गया था। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जानबूझकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपमानित किया जा रहा है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खूब बोले। नीतीश कुमार ने कहा कि मणिपुर में जिस तरीके से 2 महिलाओं को नंगा कर उनके साथ हैवानियत की गई, उससे कहीं भी सभ्य समाज के लिए ये उचित नहीं है और इस पर भी सरकार की चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है और इसी चुप्पी को लेकर विपक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विपक्ष के इस महाबैठक को लेकर उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से की है, उससे इनकी बौखलाहट साफ झलकती है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है और इससे साफ झलकता है कि किस तरीके से विपक्षी एकता से बीजेपी में बेचैनी है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और जगह जगह पे हिंसा देखी जा रही है। हिंसा 2 समुदायों के बीच में शुरू हुई थी और हिंसा इतनी बढ़ गई है कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। कुकी और मैतेई समाज के लोग आपस में आमने सामने खड़े हैं और मैतेई समाज के लोग अब कुकी समाज के इलाके में नहीं जा सकते हैं और कुकी समाज के लोग मैतेई इलाके में नहीं जा सकते हैं। इसको लेकर जगह जगह पे कुकी समाज के द्वारा बंकर बनाए गए हैं और अपने इलाके में वहां पे अपने घरों की रक्षा कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ मैतेई समाज के भी लोग
बंकर बना के अपने परिवार के और अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। दोनों की तरफ से जगह जगह पे गाड़ियों को बैरिकेड किया गया है, आने जाने वाली गाड़ियों को चेकिंग किया जा रहा है और इस समय पूरी तरह से मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। अब इन लोगों का कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि सरकार ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में दोबारा से मणिपुर में दोनों समुदायों के बीच में भाईचारा नहीं बन सकता है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 मणिपुर। मणिपुर घटना के विरोध में राजस्थान कांग्रेस की ओर से जयपुर में पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें अशोक गहलोत सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। ये लोग केंद्र सरकार के इस पूरे मामले में नाकामी को बता रहे थे। उनका कहना था कि संसद में भी सरकार को जवाब देना ही चाहिए। इससे मणिपुर की घटना जिस तरह से हिंसा चल रही है, दूसरे राज्यों की घटनाओं से उसे जोड़कर केवल लीपापोती करने से मतलब नहीं है, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। और इसी को लेकर आज राजस्थान कांग्रेस ने जयपुर में पैदल यात्रा निकाली है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय कमेटी ने आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ममता सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। बतौर रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी कि कैसे पंचायत चुनाव के दरमियान बीजेपी उम्मीदवारों को न केवल नामांकन करने से रोका गया, अगर बीजेपी उम्मीदवार ने जैसे तैसे नामांकन कर दिया तो उसे चुनाव प्रचार में जाने से रोका गया। चुनाव प्रचार जैसे तैसे अगर बीजेपी उम्मीदवार ने शुरू किया तो उसके समर्थकों या उनके घरों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर बमबाजी की और घोर हिंसा की। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद टीएमसी जहां इस पर हमलावर हो गई है और बीजेपी पर इस बात पर निशाना साध रही है कि मणिपुर हिंसा पर चुप्पी साधने वाली बीजेपी आखिर पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर कैसे बयानबाजी कर रही है, ये उनके मॉरल अधिकार को दिखाता है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रगति मैदान का नया आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स अब G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार हो चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका हवन पूजन करके शुभारंभ किया है। यहाँ आपको बता दें कि बुधवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान पहुंचे। पीएम मोदी ने यहाँ नए बनकर तैयार हुए भव्य आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स के हवन और पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बुधवार शाम को 6:30 बजे नए प्रगति सेंटर का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। हवन और पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कॉम्प्लेक्स तैयार करने में जुटे मजदूरों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से बात भी की। 2700 करोड़ की लागत का ये पूरा प्रोजेक्ट रहा। आईटीपीओ का नया कॉम्प्लेक्स आने वाले सितंबर में G20 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सुबह के हवन पूजन के कार्यक्रम के बाद शाम को एक बार फिर कार्यक्रम होगा, जहां प्रधानमंत्री नए भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी कर सकते हैं। इस दौरान करीब 1000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर साइकिल यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा की शुरुआत प्रयागराज से होने वाली है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव में 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नई रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत प्रदेश के 24 जनपदों में साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए सपा जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को धार देने की कोशिश करेगी। जिन भी इलाकों से यात्रा गुजरेगी वहां के बड़े सपा नेताओं को उसमें शामिल होना होगा। कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ जातीय जनगणना बल्कि पीडीए प्लान को भी लोगों के बीच में पहुंचाया जा सके। दरअसल समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा के जरिए खास तौर पर पूर्वांचल पर ही फोकस किया जा रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि बीजेपी का ज्यादा फोकस भी पूर्वांचल पर ही है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां कमलनाथ ने किसानों को लेकर 5 वादे किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे और जो कोर ग्रुप के 13 सदस्य हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि कमलनाथ ने किसानों को जो ऐलान किए हैं उनमें वो तमाम बातें हैं जो किसानों के हित की होंगी, जिनका वादा किया गया है। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी मध्य प्रदेश में 5 गारंटी की बात कर चुकी हैं। साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि नर्मदा सेवा
जो यात्रा वो निकाली जाएगी गैर राजनीतिक यात्रा होगी। लेकिन उन्होंने इस पर भी शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान भी इस यात्रा में आमंत्रित हैं एक सदस्य के तौर पर, लेकिन इससे पहले वो स्पष्ट करें कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा का खनन हो रहा है उस बात पर जो धंधा चल रहा है उस पर भी स्पष्ट करें, तब वो इस पूरी या सेवा यात्रा में बतौर सदस्य आमंत्रित हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक तरफ जहां कांग्रेस वादों की झड़ी लगा रही है, तो वहीं बीजेपी के टॉप लीडरशिप की बात की जाए तो अमित शाह ने पूरी कमान संभाल रखी है और लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ फीडबैक ले रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। विभाग के नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व विभाग के करीब 480 अधिकारियों का जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। बिहार सरकार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता हैं। वो तेजस्वी यादव और लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। आलोक मेहता के विभाग ने 30 जून की रात ताबड़तोड़ ट्रांसफर पोस्टिंग के 5 आदेश जारी किए थे। राजस्व विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। पहली चर्चा यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में लाखों रुपए का लेन देन हुआ और दूसरी चर्चा यह है कि नियमों को ताक पर रखकर ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। मसलन जिन अधिकारियों का 3 साल पूरा नहीं हुआ था उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने जन्मदिन से पहले शिवसेना के कार्यकारी संपादक संजय राउत को एक विस्फोटक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है। उद्धव ने कहा है कि एनडीए मतलब अमीबा है और इंडिया की एकजुटता को देखते हुए यहाँ पर नरेंद्र मोदी को अब एनडीए की याद आई है और नरेंद्र मोदी के पास सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां हैं, तो उन्हें एनडीए की क्या जरूरत। इतना ही नहीं, यूसीसी को लेकर भी उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। उद्धव ने कहा है, सबसे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक गोवंश हत्याबंदी कानून लाओ और उसके बाद ही यूसीसी लाओ। इस हमले के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक और नेता उद्धव ठाकरे पर टूट पड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू यानी ये हास्यास्पद है। तो उधर नारायण राणे के बेटे और विधायक नीतीश राणे का कहना है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की सैलरी पे जिंदा है और अंधेरे कमरे में वो इंटरव्यू क्या लेते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो हमारे साथ इंटरव्यू करे। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई सर्वे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई जारी है। दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्षकार इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए थे, जिसमें आज सुनवाई सुबह से लगातार जारी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में सुनवाई आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई। शुरुआत में ही कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में एएसआई को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही बहस के दौरान मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि वाराणसी में जिला जज के समक्ष अर्जी में ये कहा गया है कि गुंबद के नीचे स्ट्रक्चर है, इसकी सत्ता का पता लगाने के लिए एएसआई का सर्वे कराया जाए। वहाँ मंदिर है, इसका साक्ष्य साइंटिफिक सर्वे से ही मिलेगा। वही मुस्लिम पक्षकार का कहना था कि हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकती, एएसआई पर भी उन्हें कोई संदेह नहीं, किंतु खुदाई से भवन को नुकसान होने की आशंका पर विचार नहीं किया गया है। फिलहाल इस मामले में कोर्ट में सुनवाई जारी है। अब एएसआई का पक्ष सुनने के बाद ही कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, प्रयागराज, न्यूज़ 24। समुद्री तट से करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल की इन कठिन पहाड़ियों पर आज से 24 वर्ष पहले साल 1999 में भारतीय सेना ने अविश्वसनीय साहस दिखाते हुए इन चोटियों पर दुश्मन को पराजय करने के साथ ही विजय की जो नींव रखी थी, उसी विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मनाने के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज खुद यहाँ कारगिल वार मेमोरियल पर द्रास में पहुंचे और यहाँ राजनाथ सिंह ने उस समय दुश्मनों से मुकाबला करते हुए अपने देश के लिए जाने निछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहाँ राजनाथ सिंह के अलावा जो सेना चीफ जनरल मनोज पांडे हैं, उन्होंने कहा कि कारगिल वार के बाद हालांकि भारतीय सेना
बहुत ही ज़्यादा सशस्त्र, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो गई है, लेकिन आने वाले समय में उनकी कोशिश रहेगी कि सेना जो है और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से लेस हो जाए। कैमरामैन जुबैर रशीद के साथ आसिफ साहब, कारगिल वार मेमोरियल, न्यूज़ 24। आज 24वां कारगिल विजय दिवस है और पूरे देश में ये विजय दिवस मनाया जा रहा है। तमाम देशवासी उन बहादुर जवानों को नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम इस समय जम्मू में हैं, बलिदान स्तंभ में। यहाँ पर भी आप देखिए जो जवान हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवार वाले आज यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और तमाम उन बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन यानी पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा पाकिस्तान ऐसी हिमाकत ना कर सके। आप देखिए कि तमाम इन लोगों को जो यहाँ पर पहुँचे हैं और इनके चेहरों पर एक खुशी है। खुशी इस बात को लेकर है कि आज कारगिल विजय दिवस है और इसी दिन यानी आज के दिन हमारे बहादुर जवानों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर और तमाम उन चोटियों पर जिन चोटियों पर दुश्मन ने कब्जा किया था, दुश्मन को मौत के घाट उतारा और अपनी चोटियों पर देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे को शान से लहराया। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। दिल्ली में यमुना लगातार अपना प्रकोप दिखा रही है तो वहीं नोएडा के अंदर भी ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। हिंडन अपनी स्थिति बदलती नजर आ रही है। जो 45 साल से शांत हिंडन थी जिसमें जल नजर नहीं आता था, पानी का रिसाव नहीं था, अब वही हिंडन यहाँ पर अपना प्रकोप दिखाती दिख रही है। अगर आप तस्वीरों के माध्यम से समझेंगे तो आप देख पाएंगे फिलहाल ये ग्रेटर नोएडा का इलाका है और यहाँ पर आपको तमाम जगह केवल पानी ही पानी नजर आएगा। हिंडन नदी जो है वो उफान पर है, जलमग्न हो चुकी है। तमाम इस समय खेत समझाने के लिए काफ़ी है कि डूब क्षेत्र में जितने भी मकान बनाए गए थे उनकी अभी परिस्थिति क्या है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो दूसरी तरफ भी आपको तमाम लोग वो नज़र आएंगे जो इस समय विस्थापित हैं, जो परेशान हैं, जो यहाँ पर रहते थे, उनको शिफ्ट करने की प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। आपको दिखेगा कि किस तरीके से अभी भी कई सारे इलाके, कई सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर जल की भरने की स्थिति है और शायद कोशिश ये है सरकार की, प्रशासन की कि जो 7,000 लोग करीब कहा जा रहा है जो हिंडन डूब क्षेत्र में रहते हैं उनको वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 नोएडा। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद तस्वीर बदलती दिख रही है। कई इलाकों में जल जमाव या कहा जाए कि सड़कें टूटी हुई दिख रही हैं क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है जिसमें साफ किया है कि उत्तराखंड में आने वाले 2 और 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। जिस तरीके से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से ब्लॉक हुआ है, डाइवर्जन वहाँ दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जो 300 से ज़्यादा जो छोटी और बड़ी सड़कें हैं वो उसमें शामिल हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन लगातार तमाम कोशिशों के बाद काम कर रहा है। जिस तरीके से एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, मौके पर जिस तरीके की तस्वीरें होती हैं, तमाम जो व्यवस्था होती हैं उनको करता है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है आने वाले कुछ समय तक माना जा रहा है कि उत्तराखंड में भारी बारिश है जिसके कारण जो लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कई पहाड़ हैं जो इस वक्त चटक रहे हैं, यानी कहा जाए कि लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है। छोटी नदियाँ वो अपने उफान पर हैं। ये भी माना जा रहा है कि हरिद्वार में जो भीमगौड़ा जो बैराज है उसका जो है निशान खतरे के ऊपर पानी बह रहा है जो आसपास के इलाकों में यानी कहा जाए कि अलर्ट पर रखा गया है कि नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ मनसा देवी मंदिर के पास जो पहाड़ हैं वहाँ पे दरारें देखी गई हैं जिसको लेकर तमाम जो व्यवस्था है वो की गई हैं। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के कई जिलों में पिछले एक हफ्ते से लगातार बरसात हो रही है। इस बरसात के चलते राज्य के कोल्हापुर जिले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। कोल्हापुर जिले में पिछले एक हफ्ते से लगातार बरसात हो रही है जिसके चलते पंचगंगा नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है। बाकी नदियां भी काफ़ी उफान पर है। पंचगंगा नदी के ऊपर राधानगरी डैम में लगभग 7,000 क्यूसेक पानी का फ्लो तैयार हो चुका है। इसके 2 दरवाजे भी खोल दे चुके हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। निचले इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उनको स्थानांतरित करने का काम भी शुरू किया जा चुका है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने नदी के पास जितने भी तालुका और शहर में लोग रहते हैं उन सभी को आगाह कर दिया है। कोल्हापुर जिले के कई सारे तालुका बाढ़ प्रोन इलाकों में आते हैं। 2019 और 2021 में भी कोल्हापुर में बड़ी बाढ़ आई थी। कैमरामैन दिल्ली और के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 कोल्हापुर।
दिल्ली में बाढ़, बारिश और जल भराव की वजह से संक्रमित बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं और सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में ही फैलने वाली बीमारियां लगातार जो हैं लोगों को डरा रही हैं। कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू की समस्या लोगों में काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आई फ्लू जो है वो एपिडेमिक का रूप ले चुका है। आई फ्लू का नया वायरस है और इस बार जो है वायरस कुछ इस तरीके का है कि वो बड़ी तेजी से यानी कोविड की तरह लोगों में फैल रही है। ये किस तरीके का वायरस है इसको लेकर एम्स अभी शोध कर रहा है और माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का वायरस जो है वो इस तरीके की बीमारी को तेजी से फैला रहा है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि सतर्क और सावधानी बरती जाए। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्यता पर फैसला आने में देरी हो सकती है। नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के 40 विधायकों को 2 हफ्ते का और समय दिया है। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र से पहले विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के दोनों गुटों के विधायकों को जो है नोटिस जारी कर अयोग्यता पर जो है जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इस नोटिस के बाद शिंदे गुट के विधायकों ने राहुल नार्वेकर से और समय की मांग की, जिसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने 2 और हफ्ते का समय शिंदे गुट के 40 विधायकों को जो है वो दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पर 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार जो है महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष को दे दिया था। लेकिन 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला जो है नहीं हो पाया है। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से 2 दिनों के लिए इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो की शुरुआत हो गई है। ये हर साल पुलिस एक्सपो होता है और 2 दिन तक चलने वाले इस पुलिस एक्सपो में इस बार भी आकर्षण का केंद्र ड्रोन ही है। ड्रोन बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा जो फॉरेंसिक, क्योंकि किसी भी केस को सुलझाने में फॉरेंसिक चीज जो है एविडेंस सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी की झलक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2 दिन तक ये चलने वाले इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो की आज से शुरुआत हुई है। आज पहला दिन है और यहाँ पर तमाम कंपनियाँ अपने अपने प्रोडक्ट्स को लेकर पहुँची हुई हैं, जो अपने अपने इक्विपमेंट्स को प्रदर्शित कर रही हैं कि किस तरीके से भारत जो है भारत बदल रहा है और भारत की जो तकनीक है वो लगातार बदल रही है। और भारत पहले जो प्रधानमंत्री का सपना था मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, वो यहाँ पर कारगर होता नजर आ रहा है। कैमरा साहिल के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। मौत का दूसरा नाम गोरखा रेजिमेंट। जी हां, इसी नारे से दुश्मनों पर टूट पड़ने वाली गोरखा रेजिमेंट अब जवानों की कमी से जूझ रही है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक अग्निपथ स्कीम के आने के बाद लगातार तीसरी भर्ती में भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में उनकी भर्ती की कोशिश तेज हो रही है। भारत सरकार ने 14 जून 2022 को तीनों सेनाओं के लिए अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया था। इसके बाद से ही नेपाली गोरखाओं की भर्ती को लेकर भारत और नेपाल के बीच मतभेद है। यह योजना जवानों की सेना, नौसेना और वायुसेना में 4 साल की अवधि के लिए भर्ती करती है। दरअसल आजादी के बाद से ही नेपाल, भारत और ब्रिटेन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, जिसके तहत भारतीय सेना नेपाली गोरखाओं की भर्ती करते आ रही है। लेकिन किसी भी भर्ती में जब नेपाली युवा शामिल नहीं हुए हैं तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने यह आदेश दिया है, यानी अगले आदेश तक अब किसी भी नेपाली युवाओं की भर्ती भारतीय सेना में नहीं होगी। कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने बीजेपी के पूर्ववर्ती सरकार के 5 मंत्रियों की संपत्ति के जांच का आदेश दिया है। सोरेन कैबिनेट ने 5 मंत्रियों में, जिसमें लुइस मरांडी जो दुमका से पूर्व विधायक थी, सारठ से रणधीर सिंह, इसके अलावा 3 और मंत्री जिसमें नीलकंठ मुंडा जो विपक्ष के नेता रहे थे और रघुवर सरकार में मंत्री रहे थे, इन 5 मंत्रियों के संपत्ति की जांच की प्रारंभिक जांच की अनुमति दी है, जिसको लेकर राज्य की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने सरकार से अनुमति मांगी थी। गौरतलब है कि इसके पहले झारखंड की हाईकोर्ट में एक PIL दर्ज की गई थी, जिसमें रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच करने के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मांगी गई थी।
इसके बाद विभागीय जांच शुरू हो गई थी और उसके बाद सोरेन सरकार ने कैबिनेट से इस प्रस्ताव पर अपनी हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि 28 जुलाई से होने वाले झारखंड के विधानसभा सत्र में बीजेपी इसे प्रमुखता से उठाएगी और सोरेन सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।